चलो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बातें नहीं। बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? फॉर्मिंग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, वही प्रोसेस था, वही डेफिनेशन थी। उसी फिर स्ट्रैटेजी बनाते थे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे, फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट करते थे विजन में, मिशन में, स्ट्रैटेजी में, ऑब्जेक्टिव। ऐसा कुछ ध्यान है? अरे बातें नहीं। बातें नहीं। अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था, विजन बनाते थे, मिशन बनाते थे, ऑब्जेक्टिव बनाते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते थे, जो भी करने होते थे, चाहे विजन में, चाहे मिशन में, चाहे स्ट्रैटेजी में, चाहे ऑब्जेक्टिव में। ये चैप्टर नंबर 3 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब इस चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी हम पढ़ चुके हैं क्या होती थी, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर आप कैसे वो बनाते हो, कैसे इम्प्लीमेंट करते हो और क्या क्या करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते हो। वही जो अपन प्रोसेस पढ़ रहे थे, डेफिनेशन जो अपन ने पढ़ी थी, उसी डेफिनेशन को डिटेल में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। बच्चों प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। कुछ भी जो आप फ्यूचर के रिलेटेड सोचते हो उसे क्या कहते हो? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे आने वाले समय में क्या करना है, उसके लिए आज आप प्लान करते हो, उसे क्या कहते हो? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब आप ये देखते हो मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मुझे और क्या चाहिए होंगी, उनको मैं कैसे यूटिलाइज, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बांटूंगी ताकि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को तो ग्रैब कर सकूं और थ्रेड्स को क्या कर सकूं? टैकल कर सकूं, हैंडल कर सकूं। तो प्लानिंग में आप क्या देखते हो कि मेरे पास ये तो है और ये चाहिए होगा, इसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इस जने को ये काम बांट देंगे ताकि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को तो ग्रैब कर सकें और थ्रेड्स को कम कर सकें। प्लान्स भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक मतलब जो टॉप लेवल जो प्लान बनाता है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो प्लान बनाएंगे उसे क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक प्लान। ऑपरेशनल मतलब जो फंक्शनल लेवल, जो डिपार्टमेंट वाइज प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग अपना प्लान बना रहा है, फाइनेंस अपना बना रहा है, प्रोडक्शन अपना प्लान बना रहा है, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशनल प्लान्स कह देते हैं। तो प्लान्स भी दो तरीके के होते हैं। स्ट्रैटेजी मतलब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो प्लान करेगा वो हमेशा फुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करेगा, और जबकि जो ऑपरेशनल लेवल्स होते हैं वो अपने सिर्फ इंडिविजुअल फंक्शंस, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के लिए वो लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं। डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं? लाइक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका HR डिपार्टमेंट। जो टॉप लेवल जो प्लान बनते हैं, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। जो कॉर्पोरेट लेवल, लिंक बेटा नहीं है, ऑनलाइन नहीं होगा मेरी क्लास में, नहीं प्लास्टर बन रहा है तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, वो देख लूँगी। ऑनलाइन नहीं हो सकता इस क्लास में, ठीक है? हाँ जी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो टॉप लेवल जो प्लान करता है उसे ही क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी कह देते हैं। कॉर्पोरेट मतलब जो टॉप लेवल, द सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो लोग प्लान करते थे उसे ही क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी कहते हैं।
जब भी आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो तो कुछ 3 क्वेश्चंस के आंसर करते हो। हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या है, किसके लिए कर रहे हैं, कौन हमारे कस्टमर्स हैं, हम अपने आप को और फर्दर इंप्रूव और एक्सेल कैसे करेंगे। तो जब भी आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर करते हो कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आप किस बिजनेस में काम कर रहे हो, कौन से कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, और आप अपने आप को फर्दर इंप्रूव या फर्दर एक्सेल कैसे करोगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब आप ये सोचते हो आने वाले कुछ सालों में हमें आगे कहाँ पहुंचना है, कुछ सालों के बारे में सोचा जाता है। जो भी टॉप लेवल की जो प्लानिंग करी जाती है उसे वो कुछ सालों के बारे में सोचा जाता है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम सबसे पहले देखते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। फिर आप पॉलिसी बनाते हैं कि उन रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करोगे, कैसे यूज करोगे, कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, ये सब चीज़ों की यहाँ पे प्लानिंग करी जाती है। तो प्लानिंग मतलब क्या होता है बच्चों, प्लानिंग मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, उसे क्या कहते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग में अपन ये देखते हैं मेरे पास क्या है, मुझे क्या और चाहिए होगा, मैं किस तरीके से उसको यूज करूंगी ताकि मैं अपॉर्चुनिटीज को तो ग्रैब कर सकूं और थ्रेट्स को कम कर सकूं। प्लान्स भी 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक जो टॉप लेवल जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लान बनाया जाता है, और ऑपरेशनल प्लान्स जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑपरेशनल प्लान्स कह देते हैं। जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसे क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के टाइम पे आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, हम किस कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, अपने आप को हम आगे कैसे इंप्रूव करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देखते हो कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मेरे को उसको अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी, मैं उस रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करूंगी, कैसे यूज करूंगी और कैसे डिस्पोज ऑफ खत्म करूंगी उन रिसोर्सेज को। ये सारी चीजों की प्लानिंग करी जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं। देन डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बच्चों मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी मतलब सिर्फ रिस्क हो सकता है या अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेन मतलब अनप्रेडिक्टेबल, जो चीजें हम पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एनवायरमेंट है, क्योंकि हम एनवायरमेंट में वर्क करते हैं, एनवायरमेंट बहुत डायनेमिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो उन चेंजेस, उन अनसर्टेनिटी के साथ आप कैसे डील करोगे। जैसे कि आप लोग सीए के लिए परस्यू कर रहे हो, अनसर्टेन है कि आप सीए बनोगे या नहीं बनोगे, श्योर नहीं होना कि आप सीए बन जाओगे, श्योर होते तो सर्टेन होता, बट ये अनसर्टेन है कि आप सीए बनोगे नहीं बनोगे। तो आप क्या करते हो, सिनेरियो एनालिसिस करके रखते हो। सिनेरियो मतलब अगर मेरा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो मुझे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है या मुझे आगे इस तरीके से मूव करना है। अगर मेरा सीए सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो मुझे ये स्ट्रैटेजी अपनानी है अपने आप को आगे ग्रो करने के लिए। अगर मेरा सीए क्लियर ही नहीं हुआ, कुछ भी एनवायरनमेंट में ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई जिसकी वजह से मैं सीए क्लियर नहीं कर पाई, तो मेरे पास एक और प्लान ए है या मेरे पास प्लान बी है जिसमें मैं आगे अपने आप को और मूव कर सकती हूँ। तो अनसर्टेनिटी, जो भी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं, जो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, उसके साथ आप कैसे डील करते हो। अनसर्टेनिटी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसके साथ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनके साथ डील कैसे करते हो आप, सिनेरियो एनालिसिस, अलग अलग सिनेरियोस, अगर ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है। मौसम, अगर बारिश हुई तो रेनकोट रखना है, सर्दी हुई तो वुलन्स रखने हैं, गर्मी हुई तो ये करना है। पहले से आप सिनेरियोज को एनालाइज कर उनके लिए पहले से तैयार रहते हो, ताकि अगर वही सिनेरियो आ जाए जो आपने सोचा था तो आप उसको बेटर तरीके से हैंडल कर सको। तो अनसर्टेनिटी के साथ आप कैसे डील करते हो, सिनेरियो को एनालाइज कर आप अनसर्टेनिटी के साथ डील करते हो। जैसे कि सिनेरियो 1 हो सकता है हाई जीडीपी ग्रोथ और सिनेरियो 2 हो सकता है लो जीडीपी ग्रोथ। सिनेरियो एनालिसिस से हमें पता चल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में पता चल जाएगा कि क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है, उसके लिए वो अपने आप को पहले से तैयार रख सकता है। तो अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करोगे बच्चों, सिनेरियो एनालिसिस कर आप अनसर्टेनिटी के साथ डील करोगे। इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके लिए रिस्क भी हो सकता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अनसर्टेनिटी, अगर रिस्क आ गया या अपॉर्चुनिटी आ गई तो उसका इम्पैक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ पोटेंशियल इवेंट्स या पोटेंशियल ट्रेंड्स आ सकते हैं।
हो सकता है अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग नेचुरल फूड ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं, फ्रेश जूसेस पियेंगे, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की लोग कोशिश कर रहे हैं। कलर्स भी लगाएंगे तो ऑर्गेनिक कलर्स लगाएंगे ताकि आपकी स्किन को कोई एलर्जी ना हो। तो ये ट्रेंड चल रहा है, ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट है कि एकदम से अनसर्टेनिटी आ गई कि ये ट्रेंड मार्केट में क्रिएट हो गया। तो जब अगर नेचुरल फूड का ज़माना है तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी किन को मिली? जो फर्म्स एरिएटेड ड्रिंक्स, हेल्दी ड्रिंक्स बनाती हैं उनके लिए क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी हो गई। तो जो अनसर्टेनिटी आ रही है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है, चाहे वो फेवर में हो, चाहे वो अगेंस्ट में हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो रिस्क हो मेरा, उसका मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा? डिपेंड्स ऑन कि वो SBU जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल ITC कंपनी है, उसके आपके 3 SBU हैं, होटल्स हैं, उसका स्टेशनरी का बिजनेस है और उसका क्या है? टोबैको का बिजनेस है। ये उसका SBU 1 है, ये उसका SBU 2 है और ये उसका SBU 3 है। सपोज जो भी अनसर्टेन इवेंट आया, अनसर्टेन ट्रेंड आया, उसका होटल्स में इम्पैक्ट पड़ा। अब होटल्स पे इम्पैक्ट पड़ा तो ITC पे उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा या कम? डिपेंड्स ऑन कि वो होटल्स वाला SBU ITC के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? डिपेंड्स ऑन देयर सेल्स, प्रॉफिट एंड कॉस्ट। अगर उनकी सेल्स ज्यादा, उनका प्रॉफिट ज्यादा, उनकी कॉस्ट कम, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी सेल्स कम, प्रॉफिट कम और कॉस्ट ज्यादा, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उस पर अगर इम्पैक्ट पड़ भी रहा है तो अपन इतना कोई खास ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। उस पर रिस्क आ भी रहा है तो अपन को कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। SBU क्या था बच्चों? SBU की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? अलग-अलग उनके कॉम्पिटिटर्स, अलग-अलग कॉम्पिटिटर्स, अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स, अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स, ओनरशिप सेम होती है, ओनरशिप सेम, CEO अलग, प्लानिंग अलग, सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अलग, उनका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव अलग, सब कुछ उनका अलग हुआ करता था हर एक SBU का दूसरे SBU से। पर सारे SBUs का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता था कि हमें ITC को सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा कुछ था, याद आया बच्चों? तो इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ इवेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ ट्रेंड्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जिस SBU पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो SBU मेरे लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। इंपॉर्टेंस डिफाइंस कैसे होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे डिफाइन होगा? डिपेंड्स ऑन सेल्स, प्रॉफिट एंड कॉस्ट। इस पे डिपेंड करेगा कि वो SBU इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर इंपॉर्टेंट है और उस पर रिस्क आ रहा है तो मुझे फर्क ज्यादा पड़ेगा, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है और उस पर रिस्क आ रहा है तो मुझे कोई खास ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। आया बच्चों समझ में? तो अपन ने क्या पढ़ लिया अभी तक? अपन ने प्लानिंग पढ़ ली। प्लानिंग मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना कि मेरे पास क्या है, मुझे क्या और चाहिए होगा, मैं कैसे उसको एक्वायर यूज करूंगी ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकूं और थ्रेट्स को कम कर सकूं। देन प्लानिंग, अगर आप फ्यूचर के लिए 2 तरह के प्लान्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक मतलब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जा रहा है, जो टॉप लेवल जो प्लानिंग करता है। ऑपरेशनल मतलब जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए जो प्लान किए जाते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को ही और क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते वक्त हम 3 क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्या क्या? हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन से कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, अपने आप को आगे कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनको मैं कैसे एक्वायर करूंगी, कैसे यूज करूंगी और कैसे डिस्पोज ऑफ कर दूंगी। देन अनसर्टेनिटी मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, एनवायरनमेंट में कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो वो अनसर्टेन हो सकता है। उसके साथ आप डील कैसे करोगे? अरे डील कैसे करोगे? सिनेरियो एनालिसिस कर हम उसके साथ डील करेंगे। इसके लिए हम पहले से सिनेरियो एनालिसिस करेंगे तो हम पहले से तैयार हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, तो हम उसको बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द SBU। इम्पोर्टेंस कैसे डिफाइन होगी?
सेल्स प्रॉफिट एंड कॉस्ट से आपकी इंपॉर्टेंस डिफाइन हो गया। अगर वो एसबी हो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे पर इम्पैक्ट ज्यादा, और इंपॉर्टेंस कम तो इम्पैक्ट भी कम। आ रहा है बच्चों समझ में? देन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना, उसे डिसीजन लेना कहते हैं। आपके पास 12th के बाद ऑप्शंस थे कि आप बीकॉम कर लो, आप बीबीए कर लो, आप बीसीए कर लो, या आप सीए कर लो। इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आपने चूज किया कि आपको क्या करना है, सीए करना है। तो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना, उसे क्या कहते हैं? डिसीजन लेना कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस जहां बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शंस में से, ऑल्टरनेटिव्स में से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव आप चूज करते हो। डिसीजंस डे टू डे भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं और माइनर भी हो सकते हैं। डिसीजंस जो है वो स्ट्रैटेजिक नेचर के भी हो सकते हैं। स्ट्रैटेजिक मतलब जो टॉप लेवल जो डिसीजंस लेगा, जो कॉर्पोरेट लेवल जो डिसीजंस लेगा। तो क्या जो कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस लेता है और जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं वो सेम है या अलग अलग? अलग अलग। डे टू डे डिसीजंस तो छोटे मोटे डिसीजंस हैं, और जो टॉप लेवल डिसीजंस लेगा वो अलग लेवल के डिसीजंस होंगे। डे टू डे डिसीजंस हो रहे हैं कि कितनी पेंसिल आएगी, कितना रबड़ आएगा, कितना शार्पनर आएगा। पर जो टॉप लेवल डिसीजन ले रहा है कि मुझे यहाँ 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, इसके साथ मर्ज करना है, इसके साथ एक्वायर करना है। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हमेशा अलग होते हैं जो आपके डे टू डे डिसीजंस होते हैं। जॉर्ज एंड ग्लुइक कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में क्या क्या बताया जाता है? डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस मतलब आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस किस तरीके का काम कर रहे हो? आप क्लोथ्स का काम कर रहे हो या आप फुटवेयर्स का काम कर रहे हो? प्रोडक्ट्स टू बी हैंडल, उसमें आप कौन सा प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हो? क्लोथ्स में भी आप शर्ट बेच रहे हो या टी शर्ट बेच रहे हो? मार्केट्स टू बी सर्व्ड, आप छोटे बच्चों का बेच रहे हो या फिर बड़े बच्चों का बेच रहे हो? फंक्शंस टू बी परफॉर्म, आप प्लान उसमें मार्केटिंग कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, एचआर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, और क्या क्या पॉलिसीज आपको चाहिए होंगी ये सारे डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जॉर्ज अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज एंड ग्लुइक वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है वो अलग होते हैं आपके डे टू डे डिसीजन से। कैसे? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में क्या क्या बताते हो कि हमारा बिजनेस क्या है, हम कौन से प्रोडक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, कौन से मार्केट को हम सर्व कर रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। डायमेंशंस क्या हैं आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजन के? स्ट्रैटेजिक डिसीजन जब भी लिए जाते हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन लिए जाएंगे, उसमें टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। उसमें सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होने जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता है तो बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है। जब इतना रिस्क हो तो टॉप मैनेजमेंट को साथ में लेकर ही चलना चाहिए, अकेले काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज एलोकेट करना पड़ता है। अगर आपको टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजन है कि मुझे नई ब्रांच ओपन करनी है, नई ब्रांच मतलब नया मुझे एक और ऑर्गेनाइजेशन, नया फैक्ट्री ओपन करना है, आउटलेट ओपन करना है, तो उस फैक्ट्री में कम से कम 1000 लेबर को काम करवाना पड़ेगा, इतना सारा रिसोर्स लगेगा, उसमें इतना सारा पैसा खर्च होगा। तो उसमें टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हो तो बहुत सारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने में बहुत सारे मैन पावर्स लगेंगे, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपकी लगती है। तो डायमेंशंस क्या है स्ट्रैटेजिक डिसीजन के? पहला डायमेंशन है कि इसमें टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट अपन को चाहिए। क्यों चाहिए बच्चों टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता है तो बहुत ज्यादा रिस्क है, इसलिए टॉप मैनेजमेंट होना ही चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज लगेगा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मैन पावर आपकी लग सकती है। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे देखा जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म। Strategic decisions are likely to have a significant impact on the long-term prosperity of the। जैसे मोदी जी ने डिसीजन लिया डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव डिसीजन, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा उसका कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की डेथ्स भी हुई थी उस डीमोनेटाइजेशन के दौरान, इतना सारा पैसा बर्बाद। पर लॉन्ग टर्म कितना है कि करप्शन एक बार से हट गया था।
मोदी जी ने डिसीजन लिया कि जीएसटी उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो शॉर्ट टर्म उसका इम्पैक्ट इतना नहीं दिखा जितना लॉन्ग टर्म उन्होंने आने वाले 10 सालों के बारे में सोचकर वो डिसीजन उस टाइम पे लिया था। तो जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस या सबके लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे दिखता है, ना कि शॉर्ट टर्म पे। इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं दिखता, लॉन्ग टर्म पे दिखता है। दे आर दी फ्यूचर ओरिएंटेड। जब भी आप कोई डिसीजंस लेते हो फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कि आने वाले 5 सालों में मोदी जी को इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है, इसलिए वो आज डिजिटल 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 हर चीज आप, अगर आपको पेमेंट भी करना है तो ऑनलाइन पेमेंट करो ताकि फ्रॉड से बच जाओ, आपको ये करना है तो आप ऑनलाइन करो, परचेजिंग करनी है तो ऑनलाइन करो, सेलिंग करनी है तो ऑनलाइन करो। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो फ्यूचर को ध्यान रख रहे हैं, फ्यूचर में जमाना कैसा आएगा, डिजिटल वर्ल्ड आएगा, उसके लिए वो आज डिसीजंस ले रहे हैं। तो जितने भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। आप पहले से प्रेडिक्ट करते हो कि आने वाला टाइम ये आने वाला, उसके लिए आप आज डिसीजंस लेकर उस पर आज काम करना शुरू कर देते हैं। Strategic decisions have multi-functional and multi-business consequences. मतलब बच्चों मोदी जी ने डिसीजन लिया जीएसटी इंप्लीमेंट करने का। क्या जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ, जितने भी तरीके के बिजनेसेस होते हैं, सर्विस सेक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, सब पे इम्पैक्ट सेम पड़ा या अलग अलग? अलग अलग। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है वो सब पे इम्पैक्ट सेम नहीं पड़ता, किसी के लिए तो वो फेवर है, किसी के लिए वही चीज अगेंस्ट में। जीएसटी आया तो जितने चार्टर्ड अकाउंट्स हैं उनके लिए वो फेवर हो गया, और जितने भी बिजनेसमैन थे उनके लिए वो चीज नेगेटिव या थ्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का इम्पैक्ट मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस होता है। अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग इम्पैक्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल्स पे अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केटिंग पे अलग, फाइनेंस पे अलग, एचआर पे अलग। किसी के ऊपर तो काम बढ़ गया और किसी का काम कम हो गया। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं उनका इम्पैक्ट अलग अलग फंक्शंस पे अलग अलग पड़ता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे, अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग इम्पैक्ट उनका पड़ता है। एंड लास्ट इसका जो डायमेंशन है दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजंस नेसेसिटेट कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन द फॉर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मैच करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो ये ध्यान में रखते हुए लेंगे कि मेरे पास ये स्ट्रेंथ है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, मेरी ये कमियां हैं तो ध्यान में रखते हुए मुझे उसी तरीके से बाहर की दुनिया में काम करना। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते टाइम आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मैच करते हैं किसके साथ? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो ये सारे क्या थे? डायमेंशंस थे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के। क्या क्या डायमेंशंस थे? पहला, टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है, सबके बारे में सोचा जा रहा है तो रिस्क ज्यादा, तो टॉप मैनेजमेंट होना ही चाहिए। सेकेंड, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स और मैन पावर दोनों। देन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर ही आप आज उनके बारे में डिसीजंस लेते हो। इम्पैक्ट मल्टी बिजनेस मल्टी फंक्शन, अलग अलग बिजनेस अलग अलग फंक्शंस पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैच करते हो आप इंटरनल को किसके साथ? एक्सटर्नल के साथ मैच करते हो। स्ट्रैटेजिक डिसीजन का मतलब क्या था? यहाँ जॉब अकॉर्डिंग टू द ग्लुइक एंड जॉर्ज ने क्या बताया था? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मतलब क्या होते हैं कि बिजनेस क्या है, किस प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हो, किस मार्केट को सर्व कर रहे हो, उसमें क्या क्या फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, पॉलिसीज कौन सी इंप्लीमेंट करोगे, उसके क्या क्या डायमेंशंस थे बच्चों? बोलो। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, prosperity of the business, future oriented, multi business, multi function consequences, and match the internal with the external environment. तो अभी तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए। पहला टॉपिक आपने पढ़ा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। रिवाइज करते हैं यहाँ तक, फिर आगे पढ़ेंगे। प्लानिंग मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। प्लानिंग में आप देखते हो क्या है, क्या और चाहिए होगा,
उसको कैसे एक्वायर यूज करेंगे ताकि अपॉर्चुनिटीज को तो ग्रैब कर सके और थ्रेट्स को कम कर सके। देन प्लान्स भी दो तरीके होते हैं, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मोदी जी स्ट्रैटेजिक प्लान लेते हैं, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक वो पूरे इंडिया के बारे में सोचते हुए प्लान लेते हैं। और अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान ले रही हूँ तो वो ऑपरेशनल हुआ, स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो कैसा हुआ, ऑपरेशनल के एक पर्टिकुलर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लान किया जाता है। स्ट्रैटेजिक प्लान को ही क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाते वक्त 3 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। क्या बिजनेस है, किस प्रोडक्ट्स को, किस मार्केट, किस कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो और अपने आप को कैसे आप इंप्रूव करोगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव देखते हो, फिर उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, फिर उनको कैसे एक्वायर, यूज एंड डिस्पोज कर देंगे। अनसर्टेनिटी मतलब बच्चों अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि हम फ्यूचर के साथ डील करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप अनसर्टेनिटी के साथ डील कैसे करोगे, सिनेरियो एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हमें पहले से एडवांस में हम सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं ताकि उनको अपन बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अनसर्टेनिटी का, डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एसबीयू। एसबीयू की इंपॉर्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, प्रॉफिट, सेल्स एंड कॉस्ट के बेसिस पे डिफाइन होता है। देन व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना, उसे क्या कहते हैं, डिसीजन। डिसीजन डे टू डे भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक नेचर के भी हो सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजिक डिसीजन और नॉर्मल डिसीजन सेम है या अलग? अलग। स्ट्रैटेजिक डिसीजन इंक्लूड्स बिजनेस की डेफिनेशन, उसमें क्या प्रोडक्ट्स आप हैंडल कर रहे हो, किस मार्केट को सर्व कर रहे हो और कौन सा फंक्शन उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के कुछ डायमेंशंस थे, क्या क्या, टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि रिस्क सबके बारे में सोचेंगे तो रिस्क सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए, पैसा भी और मैन पावर भी। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म, इंपैक्ट तुरंत नहीं दिखेगा, लॉन्ग टाइम पे इंपैक्ट दिखेगा। नेक्स्ट, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर कर फिर अपन उसके लिए आज डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट, मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस, अलग अलग बिजनेस पे उसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एंड लास्ट क्या था, एनवायरनमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ये बाद में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विजन, हम पढ़ेंगे विजन। विजन मिल गया। अब अपन वो डिटेल में पढ़ेंगे। जो हम डेफिनेशन पढ़ते थे, क्या थी डेफिनेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, बोलो। सबसे पहले विजन बनाते थे, फिर मिशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रैटेजी, उसको इम्प्लीमेंट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, फिर डायरेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते थे, चाहे वो विजन में हो, चाहे मिशन में, चाहे स्ट्रैटेजी में, चाहे ऑब्जेक्टिव में। ये वन टाइम एक्टिविटी थी या साइक्लिकल एक्टिविटी। ये जो प्रोसीजर आपने पढ़े हैं, ये टर्म्स इन्हीं को अपन डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। विजन बच्चों क्या होता है, विजन मतलब अल्टीमेट गोल, बहुत दूर का सोचना। आप 12th में थे तो आप सोचते थे कि जब आप 30 इयर्स के हो जाओगे तब मुझे इस स्टेज पे होना है। मैं आज से 15 साल 10 साल के बाद के बारे में सोच रही हूँ कि 10 साल बाद मुझे इस पोजीशन पे आना है, 10 साल बाद मुझे ये अचीव करना है, मेरा खुद का घर, खुद की गाड़ी, ये होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। जो 10 सालों के बाद का आप सोचते हो उसे क्या कहते हो, विजन। बहुत दूर का सोचना। मिशन क्या होता है, थोड़ा पास। 10 साल से मैंने 7 साल के लिए सोचा कि 7 साल तक मेरे को ये करना पड़ेगा, तब मैं क्या कर पाऊंगी, मेरा विजन अचीव कर पाऊंगी। मुझे बिग 4 कंपनीज में काम करना है, मुझे MNCs कंपनीज में जॉब करनी है, तब मेरी ये सैलरी होगी तो मैं मेरा विजन को अचीव कर सकती हूँ। विजन हो गया, मिशन हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, आपको चाहिए कि आपका खुद का घर, खुद की गाड़ी होनी चाहिए। उसके लिए आप इनको MNC में जॉब करना है।
एमएनसी में जॉब करने के लिए आप पढ़े लिखे होने चाहिए, अनपढ़ को तो नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे के लिए मेरा मन है कि मैं सीए फर्स्ट टाइम पे क्लियर कर लूं। मैंने सीए का मेरा ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे क्या करना है, सीए। क्यों करना है सीए? क्योंकि मुझे एक घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इस पोस्ट पे रहकर मुझे ये काम करना है, इसीलिए मुझे सीए करना है। सीए मेरा एक रास्ता है वहां तक पहुंचने का। बहुत दूर का सोचना है विजन, थोड़ा पास का सोचना है मिशन, और पास का सोचना है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आप अपने विजन और अपने मिशन को अचीव कर सको, इसलिए क्या बनाए जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मुझे सीए करना है तो मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर हो जाए। मुझे इतने महीने, अगर मेरे पास 6 महीने पढ़ने के हैं तो मुझे 3 महीने में कोर्स खत्म करना है, 1 महीने में टेस्ट सीरीज खत्म करनी है, 2 महीने मुझे खुद को रिवीजन को देने हैं। जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज होती है वो आप ये बनाकर चलते हो। तो समझ में आया कंसेप्ट क्या होता है? विजन मतलब बहुत दूर का सोचना कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए खुद का, उसको पाने के लिए मुझे एमएनसी में जॉब करनी है, एमएनसी में जॉब चाहिए और इस पोस्ट पे मुझे जॉब चाहिए, वो हो गया मेरा मिशन। एमएनसी में नौकरी पाने के लिए मेरा अभी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं सीए बन जाऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूं, तभी मेरी एमएनसी में इस पोस्ट पे मेरी नौकरी लगेगी, तो मेरी इतनी सैलरी होगी, तो मैं मेरा विजन को अचीव कर पाऊंगी। और उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाते हो। समझ में आया बच्चों? तो विजन, विजन मतलब क्या होता है, 4C द फ्यूचर इन एडवांस। आप अपने फ्यूचर को एडवांस में देख लेते हो। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि सीईओ, एप्पल्स का सीईओ, एप्पल कंप्यूटर्स के जो सीईओ थे, उन्होंने बहुत सालों पहले ही बता दिया था कि आने वाला 20 साल में जमाना कैसे आने वाला है, मल्टीमीडिया फोन का आने वाला है। उन्होंने उस टाइम से 20 साल पहले से मल्टीमीडिया के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। तो अब अपना जमाना किसका आ गया, मल्टीमीडिया फोन का जमाना आ गया। उसके लिए वो पहले से तैयार थे, पहले से वो अपना देख पाए। अगर वो अब सोचते, फिर उनको रिसर्च करके बनाने में इतना समय लगता, तो वो पिछड़ जाते, वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाता। तो विजन मतलब आप फ्यूचर के बारे में पहले से सोचते हो। विजन मतलब, विजन क्या देता है, कंपनी का रोड मैप कि कंपनी को फ्यूचर में कैसे बढ़ना है। विजन आपको बताता है कि किस तरह की कंपनी फ्यूचर में बनना चाहती है। काइंड ऑफ अ कंपनी द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट फॉर द फ्यूचर। किस तरह की कंपनी मैनेजमेंट फ्यूचर में बनाना चाहता है। विजन बताएगा कंपनी का क्या इंटेंशन, क्या कैपेबिलिटीज है, कंपनी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट जल्दी करती है या धीरे धीरे करती है। विजन आपको ये भी बताएगा कि मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स द कस्टमर्स एंड द सोसाइटीज। तो विजन मतलब क्या होता है, विजन मतलब रोड मैप टू द कंपनी फ्यूचर। विजन बताएगा काइंड ऑफ अ कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट फॉर द फ्यूचर। विजन बताएगा कंपनी का क्या इंटेंशंस हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं टू अडैप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। एंड विजन बताएगा कि आप क्या पॉलिसीज आप अडॉप्ट कर रहे हो टुवर्ड्स द कस्टमर्स एंड द सोसाइटी। तो स्ट्रैटेजिक विजन, बच्चों विजन और स्ट्रैटेजिक विजन सेम सा ही है, पर आपसे विजन की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये जो 4 पॉइंट्स पढ़े हैं ये, पर आपसे स्ट्रैटेजिक विजन पूछा जाए तो ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये लिख कर आना। स्ट्रैटेजिक विजन क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मतलब टॉप लेवल जो विजन बनाता है। सबसे पहले आप क्या बनाते हो, मिशन स्टेटमेंट। विजन को बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, मिशन। मिशन बताएगा हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। हम कौन है एंड कहाँ हैं, हम कौन हैं, हमारा बिजनेस क्या है, अभी हमारा बिजनेस कपड़े का है, हम कहाँ पे हैं, हम अभी सपोज हम अभी कौन सी पोजीशन पे हैं, अभी मैं 20th पोजीशन पे हूँ और मेरा मार्केट में किस चीज का काम है, कपड़े का। ये मिशन बताएगा। फिर उस मिशन को ध्यान में रखते हुए आप अपना लॉन्ग टर्म डिसाइड करते हो, वेयर वी आर गोइंग, हमें आगे कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, 10th पोजीशन तक जाना है। उसके लिए हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है। और फिर जो आपका विजन है उसको आप क्लियर और कमिटेड टर्म्स में सबको बताओगे कि मेरा ये विजन है। मैं आप लोगों को सबको बताऊंगी कि मेरा विजन है, मुझे इंडिया की बेस्ट 10 कंपनीज के अंदर आना है। तो अपन को इस तरीके से मेहनत करनी है कि अपनी काउंटिंग किस में आनी चाहिए, बेस्ट 10 के अंदर काउंटिंग आनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक विजन बनाते टाइम सबसे पहले आप क्या करते हो, मिशन बनाते हो। मिशन आपको बताएगा कौन हो और कहाँ हो, उसको ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड करते हो आपको आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है। और फिर जो आपका विजन है उसको क्लियर और कमिटेड टर्म्स में सबको समझाया जाता है।
कुछ एग्जाम्पल्स हैं विजन के। ICAI का एग्जाम्पल आपको लर्न करना है कंपलसरी है एग्जाम में, चाहे वो पूछे चाहे नहीं पूछे। विजन का एग्जाम्पल जहां भी विजन वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, आप ICAI का एग्जाम्पल जरूर छाप कर आ जाए कि उनका क्या विजन है। हाउ टू डेवलप अ स्ट्रैटेजिक विजन, अगर आपको विजन बनाना है तो कैसे बनाओगे, उसके स्टेप्स बताए हैं विजन बनाने के। सबसे पहले थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर द फ्यूचर। क्रिएटिवली सोचो कि मुझे अपने आप को फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फिर आपके पास कोर आइडिया होना चाहिए कि आप क्यों फ्यूचर तक सरवाइव करोगे। जैसे एयरलाइन कंपनी का विजन हो सकता है कि उसको लो कॉस्ट एयरलाइन या बेस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एयरलाइन बनना है, या दोनों विजन हो सकते हैं। एक आइडिया होना चाहिए कि क्यों, अगर मैं फ्यूचर तक हूं, मेरे को आने वाले 20 साल तक मैं सर्वाइव कर रही हूँ, तो क्यों हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है, मैं कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे रही हूँ, सस्ता दे रही हूँ, अच्छी क्वालिटी का दे रही हूँ, अलग फीचर दे रही हूँ, इनोवेटिव प्रोडक्ट दे रही हूँ, क्या है। तो कोर आइडिया होना चाहिए कि आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो। फिर इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स या बेस्ट ब्रेन काम में लो विजन बनाने के लिए। नॉर्मल आदमी थोड़ी ना विजन बना देगा, एक प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स को अपन हायर करेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन बनाकर देगा। एंड उस विजन में डायरेक्शन बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि आपको कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना है, कि अगर हम ये रास्ता फॉलो करेंगे तो हम हमारे विजन तक पहुंच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका विजन स्टेटमेंट हो सकता है वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी। हमें ऐसी दुनिया बनानी है जहां गरीबी हट जाए। तो गरीबी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, उनको लोगों को पैसा दे दो। गरीबी कैसे हटेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर कर। जितने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे उतनी कम गरीबी होती जाएगी। तो मेरा विजन ये है कि मुझे दुनिया ऐसी बनानी है जिसमें गरीबी ना हो। तो इसका मिशन क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि मुझे एक कंपनी सेटअप करनी है, उसमें मैं इतने लोगों को हायर करूंगी। ठीक है, तो विजन जो होना चाहिए उसमें क्लियरली डायरेक्शन डिफाइन होनी चाहिए कि इस डायरेक्शन को आपको फॉलो करोगे तो आप फ्यूचर को अचीव कर पाओगे। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक अपन ने विजन में। विजन क्या होता है, फोरसी द फ्यूचर इन एडवांस, प्रोवाइड्स द रोड मैप टू द कंपनीज फ्यूचर। विजन बताएगा कि किस तरीके की कंपनी आप फ्यूचर में बनाना चाहते हो, आपके क्या इंटेंशंस, क्या कैपेबिलिटीज हैं टू अडैप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड आपकी क्या पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स द कस्टमर्स एंड द सोसाइटीज। देन स्ट्रैटेजिक विजन मतलब स्ट्रैटेजिक विजन, सबसे पहले हम देखते हैं हम कौन है और कहाँ है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे कैसे बढ़ना है, और फिर सबको कम्युनिकेट करो कि ये विजन है, क्लियर और कमिटेड टर्म्स में सबको समझा दो। फिर विजन बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले थिंक क्रिएटिवली, सोचो कि क्या कैसे फ्यूचर तक रहोगे। कोर आइडिया होना चाहिए कि फ्यूचर में क्यों आप हो, एंड इसके लिए आप एक बेस्ट ब्रेन्स इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स काम में लोगे विजन बनाने के लिए। और विजन ऐसा होना चाहिए जिसमें डायरेक्शन बहुत क्लियरली मेंशन हो कि अगर आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का विजन स्टेटमेंट हो सकता है वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी। बच्चों क्या क्या पढ़ा विजन में, विजन मतलब डेफिनेशन बोलो बोलो बोलो। foresee the future in advance, roadmap to the company's future, kind of a company the management is trying to create for the future, intentions and capabilities to adapt to the new technologies, policies towards the customers and the society। ये 5 पॉइंट हैं, दोबारा बोलो, बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो, बोलो। Foresee the future in advance, then roadmap to the company's future, kind of a company the management is trying to create, intentions and capabilities to adapt to the new technologies, and policies towards the customers and the society। Strategic vision मतलब कौन है, कहाँ है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है, और लोगों को समझाओ कि ये डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इसके स्टेप्स क्या हैं विजन के। सबसे पहले क्रिएटिवली सोचो, कोर आइडिया होना चाहिए, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स, और डायरेक्शन देना चाहिए विजन कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, ICAI का एग्जाम्पल आप लोग लर्न कर लेना। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिशन। ब्रेक
सात करने हो गए 12:30 12:30 तक पढ़ाऊंगी ना। 11:30 पूरा होगा। बच्चे मेरी 11 बजे तो क्लास शुरू हुई थी है ना, तो 1.5 घंटा तो पढ़ेंगे अपन। बेटा बीच में छोड़ दिए अपन ने, बोलो नहीं। और टेंशन भी आ मेंटली प्रेशर पड़ता है। अभी तो धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, एक ही चीज को बार बार याद कर रहे हैं। हो जाए एग्रीमेंट तो 10 पन्ने का हुआ था। एग्रीमेंट तो 10 पन्ने का हुआ था क्या 10 पन्ने? ऐसा कौन सा अग्रीमेंट हो गया? तो 10 पढ़ लो, 2 बीच में 3 छोड़ दिए मैंने। आज हो गए 3 पन्ने। गिन लो। 2 छोड़े थे वहाँ। हम 2 छोटे हुए हैं। उसमें भी पढ़ा दिया, उसमें भी पढ़ा दिया था। डेली है। हाँ 2 ही महीने चलो हम पढ़ेंगे मिशन। विजन क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म्स के बारे में बताता है। मिशन क्या होता है? जो करंट और नियर टर्म्स के बारे में बताता है, उसे मिशन कहते हैं। जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकता है? विजन तो क्या है कि उसको दुनिया बनानी है जहां गरीबी ना हो, और मिशन क्या होगा कि जॉब्स दो, आप अनएम्प्लॉयड लोगों को क्या दो? जॉब्स दो। मिशन मतलब क्या होता है? डेफिनेशन है ये मिशन की। मिशन बताएगा आपका बिजनेस क्या है और आप अभी अभी क्या कर रहे हैं। मिशन बताएगा आपकी अभी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, आप अभी किस कस्टमर्स को फोकस कर रहे हैं और कौन से बिजनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो मिशन क्या होता है? मिशन आपको बताता है आपका बिजनेस क्या है और अभी आप क्या कर रहे हो। व्हाट वी डू, व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं। मिशन बताएगा अभी मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, अभी मैं किस कस्टमर्स को फोकस कर रही हूँ और मैं बिजनेस कौन सा एक्टिविटी, कौन सा काम कर रही हूँ। ये सारी चीजें क्या बताएगा आपको? मिशन स्टेटमेंट बता तो देगा। विजन भी तो यही बता रहा था। मिशन ये बता रहा था, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज। ये हुआ मैम ये कंपनी कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी ये बता रहा है, और इसकी प्रेजेंट कैपेबिलिटी बता रहा है। प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है? सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए नहीं, आपकी प्रेजेंट क्षमताएं क्या 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 कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, वो बताएगा मिशन आपका। देन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। क्यों होना चाहिए मिशन? क्यों? बिना मिशन के भी तो काम कर सकते हैं। टू इंश्योर अनएमिटी ऑफ द पर्पस। अनएमिटी का मतलब होता है कॉमन पर्पस होना चाहिए सबका। जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बॉस हो चाहे वो स्टाफ हो, सबका पर्पस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। इसलिए आप मिशन स्टेटमेंट बनाते हो। टू डेवलप अ स्टैंडर्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब, अगर जैसे बैंक्स में होता है कि अगर आपके नॉर्मल कस्टमर्स बैंक्स में, अगर हाँ कोई बिजनेस वाला बंदा लोन लेने गया तो उसको इतना तक ही लोन मिल सकता है, अगर कोई एग्रीकल्चर वाला फार्मर लोन लेने गया तो उसको इतना मिल सकता है, और कोई नॉर्मल हाउस होल्ड बंदा लोन लेने गया तो उसको इतना तक ही हम लोन दे सकते हैं। तो उनका क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट है कि उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग क्या करते हैं, अपनी रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं। तो मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए? ताकि एक स्टैंडर्ड सेट हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिसोर्सेज को अलोकेट कर सको। आप लोगों को मोटिवेट करो कि आप ऑर्गेनाइजेशन की ही रिसोर्सेज को काम में लो। मोदी जी मोटिवेट करते हैं कि मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही आप क्या काम में लो, मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स को काम में लो, चाइना मेड प्रोडक्ट्स को आप बाइकआउट कर दो। मोदी जी इस चीज के लिए क्या करते हैं, अपन को मोटिवेट करते हैं। तो वैसे ही मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए? ताकि उसकी हेल्प से मोटिवेट किया जा सके लोगों को कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज है उसी को काम में ले सकें। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन टोन, कॉमन क्लाइमेट होना चाहिए, सबका कॉमन एनवायरनमेंट है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो चाहे कोई भी हो, पनिशमेंट मिलेगा तो सबको मिलेगा। कॉमन एनवायरनमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं उनको फोकस करो, उनको आइडेंटिफाई करो
फोकस आइडेंटिफाई मतलब उनको रिवॉर्ड्स दो, उनको इंसेंटिव्स दो, इनको मोटिवेट करो कि आप अगर रिसोर्सेज काम में ले रहे हो मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, उनको मैं आइडेंटिफाई करवा रही हूँ, उनको फोकस कर रही हूँ। टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हम ऑब्जेक्टिव को ट्रांसलेट कर सके इनटू वर्क स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव है मेरा कि मेरे को सेल्स कितनी चाहिए, इस बार मेरी सेल्स कम से कम 5% से इंक्रीज हो जानी चाहिए, ये मेरा एम है। तो मैंने इसको ऑब्जेक्टिव को वर्क में तोड़ा। मैंने कहा कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें आप ये एडवर्टाइजमेंट और कर दो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट को कहा कि आप सस्ता सामान खरीद के लाओ। तो मैंने मेरा ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिया, वर्क स्ट्रक्चर्स में तोड़ दिया। उन वर्क स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग मैंने टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन कर दिया कि इसका ये काम है, जो ए वाले बंदे का उसका ये काम है मार्केटिंग अपनी इतनी करनी है, बी वाले बंदे का ये काम है कि कॉस्ट कम आनी चाहिए। मैंने लोगों को हायर कर दिया ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जा सके। एंड आपका जो पर्पस है उसको भी क्या कर दो, आप ट्रांसलेट करो इस टर्म्स में कि आप कॉस्ट टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को एसेस कर सको और कंट्रोल कर सको। आपका एम क्या है, पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो आप जो भी काम कर रहे हो, उसको भी आप ट्रांसलेट करो कॉस्ट टाइम और परफॉर्मेंस में कि मेरी कॉस्ट कम आनी चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए और परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो विजन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, क्यों होना चाहिए, ताकि अनएमिटी ऑफ द पर्पस, सबका पर्पस कॉमन हो सके। एक स्टैंडर्ड हो जिसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को एलोकेट कर सको, लोगों को मोटिवेट कर सको कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को काम में लो। सबके लिए कॉमन एनवायरनमेंट, जनरल टोन, कॉमन एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो लोग रिसोर्सेज को काम में ले रहे हैं उनको फोकस करो, उनको आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्टिव्स को कन्वर्ट करो वर्क स्ट्रक्चर्स में और लोगों को काम बांट दो ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। आपका क्या पर्पस है वो डिफाइन करो, उस पर्पस को भी आप ट्रांसलेट कर दो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में उनको क्या कर दो, ट्रांसलेट कर दो। तो बच्चों बोलो, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, क्यों होना चाहिए मिशन, कॉमन पर्पस, स्टैंडर्ड्स टू रिसोर्स एलोकेशन, मोटिवेट करो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज काम में लो और जो लोग काम में ले रहे हैं उनको फोकस करो, आइडेंटिफाई करो। सबके लिए कॉमन एनवायरनमेंट, कॉमन कल्चर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को ट्रांसलेट करो वर्क में और लोगों को काम बांट दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्पस क्या है उसको ट्रांसलेट करो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में उनको ट्रांसलेट करो। व्हाट इज मिशन, मिशन क्या होता है बच्चों, बताएगा व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, हमारा भी क्या काम है, हम क्या कर रहे हैं, बताएगा हमारी अभी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, हमारे कस्टमर फोकस और बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, वो सारी चीजें कौन बताएगा आपको, मिशन। क्यों मिशन क्यों होना चाहिए, कॉमन पर्पस, स्टैंडर्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन, मोटिवेट टू यूज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, कॉमन एनवायरनमेंट, कॉमन कल्चर, फोकल पॉइंट आइडेंटिफाई, जो लोग रिसोर्सेज को काम में लेते हैं, ट्रांसलेट करो ऑब्जेक्टिव को इन द वर्क और सबको काम बांट दो ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। ट्रांसलेट करो पर्पस को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में उसको क्या कर दो, ट्रांसलेट कर दो। मिशन क्या बताता है, फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की क्या फिलॉसफी है। गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, जो प्रिसाइज हो, क्लियर हो, फीजिबल हो, डिस्टिंक्टिव और मोटिवेटिंग। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट, क्लियर, सबको समझ में आना चाहिए, फीजिबल, अटेनेबल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टाइम एफर्ट, सब चीजों के टर्म्स में, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग होना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करे। तो गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए बच्चों, प्रिसाइज, क्लियर, फीजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग होना चाहिए। यहाँ तक रिवाइज करते हैं जितना शुरू से पढ़ा है, फिर आगे का पढ़ेंगे शुरू से एकदम। व्हाट इज प्लानिंग से बोलो बच्चों, बोलो व्हाट इज प्लानिंग, डिसाइडिंग अबाउट दी फ्यूचर, कि मेरे पास क्या है, मुझे और क्या चाहिए होगा, उसको कैसे एक्वायर यूज करेंगे ताकि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें और थ्रेट्स को कम कर सकें। प्लान्स दो तरीके के होते हैं, स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लान होगा, ऑपरेशनल मतलब एक डिपार्टमेंट, एक फंक्शन के लिए जो प्लान होगा।
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को और क्या बोला जाता है? स्ट्रैटेजी बोला जाता है। इसके लिए 3 क्वेश्चंस के आंसर करने थे और अपने आप को कैसे इंप्रूव और एक्सेल करोगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम बताते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए मुझे क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी, उनको कैसे एक्वायर, यूज एंड डिस्पोज कर देंगे। अनसर्टेनिटी मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप उसके साथ डील कैसे करोगे? सिनेरियो एनालिसिस। इसके लिए हम फ्यूचर के लिए पहले से अपने आप को तैयार रखते हैं ताकि बेटर रिस्पॉन्ड कर सकें। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अनसर्टेनिटी का? डिपेंड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्पैक्टेड एसबीयू। डिफाइंस, इंपॉर्टेंस कैसे डिफाइन होगी? की टर्म्स में। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? मैनेजरियल प्रोसेस, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना। डिसीजंस डे टू डे हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं और माइनर भी हो सकते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन सेम होता है क्या डे टू डे जैसा? नहीं, इट इंक्लूड्स बिजनेस, प्रोडक्ट्स टू बी हैंडल, मार्केट टू बी सर्व्ड एंड फंक्शंस, उसके अंदर क्या परफॉर्म करोगे और पॉलिसीज क्या लगाओगे, ये सब बताता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन। इसके डायमेंशंस, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि सबके बारे में सोचोगे तो रिस्क ज्यादा। सेकंड, रिसोर्स बहुत सारी चाहिए, पैसा भी ज्यादा और मैन पावर भी ज्यादा। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ द फर्म, इंपैक्ट लॉन्ग टाइम के बाद दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर ही आप डिसीजंस लेते हो। नेक्स्ट, मल्टी बिजनेस, मल्टी फंक्शन कॉन्सिक्वेंसेस, अलग अलग बिजनेस स्पेस का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एंड लास्ट, मैच द इंटरनल विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देन अपन ने पढ़ा विजन। विजन क्या होता है बच्चों? फोरसी द फ्यूचर इन एडवांस, रोडमैप टू द कंपनी, kind of a company, intention, capabilities, adapt to the new technologies and policies towards their customers and the society. Then strategic decisions include, सबसे पहले मिशन बनाएंगे, वो देखेगा कौन और कहाँ हो, उसको देखते हुए आगे कहाँ जाना है और सबको समझाओ क्लियरली कि अपन को ये करना है। विजन कैसे बनाया जाता है, उसके स्टेप्स, पहले क्रिएटिवली सोचो, कोर आइडिया होना चाहिए और बेस्ट ब्रेन्स काम में लो और क्लियर डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। एग्जांपल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का। देन मिशन क्या होता है बच्चों? करंट और नियर टर्म्स के बारे में जो सोचा जाता है। मिशन बताता है आपका बिजनेस क्या और आप अभी क्या कर रहे हैं, आपकी अभी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस और बिजनेस एक्टिविटीज क्या हैं। मिशन क्यों होना चाहिए? ताकि कॉमन पर्पस, स्टैंडर्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन, मोटिवेशन टू यूज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, कॉमन एनवायरनमेंट, कल्चर, फोकस, आइडेंटिफाइड जो लोग यूज में लेते हैं, ट्रांसलेट योर ऑब्जेक्टिव्स इनटू द वर्क स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेट द रिस्पांसिबिलिटीज। देन ट्रांसलेट योर पर्पस इनटू द कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होता है? गुड मतलब मोटिवेटिंग। 5 है, प्रिसाइज, वापस बोलो 5 कौन से थे? वापस बोलो। एक बार और। Very good. Following points are useful while writing a mission statement, मतलब guidelines for a mission statement. जब आपको मिशन लिखना हो तो क्या गाइडलाइंस होती हैं मिशन की। मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? जो ऑर्गेनाइजेशन को उसकी स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फेसिस, पाथ फॉर डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, मतलब यूनिक होना चाहिए, वो कोई और जैसा नहीं होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन को उसका यूनिक हो, स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करवा सके, ऐसा मिशन होना चाहिए। A company business is defined by what needs it is trying to satisfy, which customer group it is targeting, and technologies and competencies it uses and activities it performs. कोई भी कंपनी का काम क्या होता है?
कंपनी मतलब कैसे बताओगे कि ये कंपनी क्या कर रही है, कि वो ये करने की कोशिश कर रही है, इस तरह के कस्टमर्स को वो फोकस करती है, ये टेक्नोलॉजीज पे वो काम कर रही है, ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। तो मिशन कैसा होना चाहिए, जो यूनिक हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूनिक मिशन स्टेटमेंट जो उसको ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करवा सके, ऐसा मिशन स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। तो क्या गाइडलाइंस है मिशन स्टेटमेंट की, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल आइडेंटिटी दे सके। मुझे पता होना चाहिए मिशन बनाने से पहले कि कंपनी क्या है, मतलब मैं किस कस्टमर्स को फोकस कर रही हूँ, मेरी क्या टेक्नोलॉजीज हैं, ये मुझे क्लियरली पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मिशन बनाऊंगी। एंड मिशन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ मिशन आर, ICAI का आपको क्या करना है, लर्न करना है एग्जाम्पल। What is our mission and what business are we in? हमारा मिशन क्या है, किस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं। कोई भी फॉर्म, ये तो सिर्फ रीड के लिए है, एज सच ये कहीं भी लिखने के लिए काम नहीं आएगा। What is our mission? हमारा मिशन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, कैसे ग्रो करेंगे, हमारा बिजनेस क्या है, ये सारी चीजों के क्वेश्चंस के कुछ हम आंसर करते हैं। मिशन बनाने से पहले ये सारे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। कॉर्पोरेट मिशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म। मिशन क्यों बनाया जाता है, ताकि आप कैसे ग्रो कर सकते हो। मिशन बताता है कि आप क्यों अभी एग्जिस्ट कर रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन देता है। मिशन जो है विजन को अचीव करने के लिए मिशन बनाया जाता है। बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में जो मिशन बना रहे हैं वो एक कॉन्फिडेंशियल अफेयर होना चाहिए, हाँ या ना? उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं। मैनेजर, जो सीनियर मैनेजर, मैंने अगर मिशन बनाया तो अगर मैं आप लोगों से ही छुपाऊंगी मिशन क्या है, तो अपन मिशन अचीव कैसे करेंगे। तो मिशन कभी कॉन्फिडेंशियल अफेयर नहीं होना चाहिए। टॉप मैनेजर जो है वो सबको बहुत अच्छे से समझाए कि क्या मिशन है और किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, ताकि अपन सब क्या कर सकें, विजन को अचीव कर सकें। What business are we in? ये भी ऐसा सच कुछ कहीं पे अलग से वो पूछ सकता है। What business are we in? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो अलग अलग तरीके आंसर देते हैं। रेवलॉन एक कॉस्मेटिक्स की कंपनी है बच्चों, हाँ, तो प्रोडक्शन, हाँ, एक एग्जांपल याद करने। अगर रेवलॉन, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे, हम क्या बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स। और मार्केटिंग से पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे, हम होप्स को सेल आउट करते हैं, जो बदसूरत लड़कियां होती हैं उनको सुंदर बनने की उम्मीद देते हैं। हाँ चलो, इंडियन ऑयल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा जाए तो वो कहेंगे हम ऑयल बनाते हैं। पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे, वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी हम देते हैं। रेलवे से पूछो, प्रोडक्शन से, वो कहते हैं हम रेल रोड देते हैं। पर मार्केटिंग वाले कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड आपको करवाते हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम हम आपको देते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उसी बिजनेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ये दो एग्जांपल्स लर्न कर लेना। हो सकता है एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ ले कि कोई भी दो एग्जांपल बताओ, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर्स क्या हो सकते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है। मिशन और पर्पस बच्चों सेम होते हैं या अलग अलग? अलग अलग है। कैसे? मिशन है, पर्पस है। पर्पस हेल्प करेगा मिशन को अचीव करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं। ये आप लोग खुद रीड करेंगे। बच्चों ध्यान दो, मिशन और पर्पस दोनों सेम है, अलग अलग है, क्या होता है ये आप खुद पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। कल मैं सुनूंगी ये यहाँ तक। तो हम अपना मिशन रिवाइज करते हैं। क्या रीड के लिए दिया? पढ़कर आना, समझ में आ जाए। हाँ जी बच्चों, मिशन रिवाइज करते हैं। मिशन क्या होता है? मिशन से रिवाइज कर रहे हैं हम। मिशन क्या होता है?
What business are we in and what we do? Mission describes our present capabilities, customer focus and business activity. Why an organization should have a mission? Common purpose, standard for resource allocation, motivate to use the organization resources, common environment. जो लोग यूज में लेते हैं उसको फोकस करो, आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट करो वर्क में और काम बांट दो, पर्पस को ट्रांसलेट करो इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स. गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी मोटिवेटिंग होना चाहिए. गाइडलाइंस फॉर अ मिशन स्टेटमेंट जो बिजनेस को यूनिक आइडेंटिटी दे सके. हमें मिशन बनाने से पहले पता होना चाहिए कि हम कौन से कस्टमर्स को फोकस कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एंड मिशन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. देन और क्या था इसके अंदर, बस और कुछ नहीं था. मिशंस जो है वो कॉन्फिडेंशियल अफेयर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सबको क्लियरली समझ में आना चाहिए. मिशन क्यों बनाते हो, ताकि विजन को अचीव कर सको. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग आंसर हो सकते हैं कि आप अभी कौन से बिजनेस में काम कर रहे हैं. इतना सही तो है मिशन के अंदर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्स एंड अरे बीच में 3 पन्ने छोड़े भी हैं. पहले पन्ने पे डायग्राम बना हुआ है बच्चे. ये और पढ़ेंगे थोड़ा सा गोल्स. छोटा सा मैं पढ़ाऊंगी, रिवाइज करके पढ़ सकते हैं हम एक बार और. कितना सा पढ़ाया है बच्चों अभी. रिवाइज करते हैं. चलो मैं भी तो 20 पढ़ने का, तो है 18 पढ़ने का. चल इसका मतलब आधा आप कर पढ़ाओगे. अगर हम 19 को डिवाइड करें तो 9.5 मन में हो जाते हैं. 9.5 ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. है ना, ऐसा होता है ना. आज 9.5 हो चुके हैं. सही बोल रहे हैं मैम. शुरू से रिवाइज करते हैं. रिवाइज करते हैं एक बार और फिर पढ़ेंगे. बल्कि अच्छा है ना, रिवीजन कराऊंगी, टाइम निकल जाएगा. टाइम कम बचेगा तो पढ़ाऊंगी कम. ये लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. चलो बच्चों ध्यान दो. विजन और मिशन रिवाइज करेंगे फिर पढ़ेंगे ये क्या होता है. विजन मतलब क्या होता है, foresee the future in advance, roadmap to the company's future, kind of a company the management is trying to create, intention and capabilities to adapt to the new technologies, policies towards the customers and the society. Strategic vision includes, पहले मिशन बनाते हैं, वो देखेगा कौन हो और कहाँ हो, उसको देखते हुए आगे कहाँ जाना है और लोगों को समझाओ कि अपन को इस डायरेक्शन में मूव करना है. देन स्ट्रैटेजिक विजन कैसे बनाया जाएगा, थिंक क्रिएटिवली, कोर आइडिया होना चाहिए, बेस्ट ब्रेन्स काम में लो और डायरेक्शन देगा विजन कि आपको आगे कैसे बढ़ना है. मिशन क्या होता है, जो बताएगा कि अबाउट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू. हमारा बिजनेस क्या है, उसमें हम अभी क्या करते हैं, हमारी अभी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस और बिजनेस एक्टिविटीज क्या है.
क्यों मिशन होना चाहिए? कॉमन पर्पस, स्टैंडर्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन, मोटिवेशन टू यूज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, कॉमन एनवायरनमेंट, जो लोग रिसोर्स को काम में लेंगे उनको क्लाइमेट देंगे, कॉमन क्लाइमेट देंगे, ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट कर देंगे वर्क स्ट्रक्चर्स में और काम को बांट देंगे, पर्पस को ट्रांसलेट कर दोगे कॉस्ट, टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में। गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, प्रिसाइज, फीजिबल, अटेनेबल एंड डिस्टिंक्टिव होना, मोटिवेटिंग होना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर द मिशन स्टेटमेंट जो यूनिक स्पेशल आइडेंटिटी दे सके, उसके पहले मुझे पता होना चाहिए मैं कौन से कस्टमर्स को डील कर रही हूँ, मैं कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हूँ, और शुड बी यूनिक। क्या जो मिशन है वो कॉन्फिडेंशियल अफेयर होना चाहिए? नहीं, सबको पता होना चाहिए, तभी सब लोग उस पर काम कर सकते हैं। मिशन क्यों बनाते हैं? ताकि आप विजन को अचीव कर सको। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग आंसर होते हैं कि आप अभी कौन से बिजनेस में काम कर रहे हो। इतना सही तो था। चलो रिवाइज। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बच्चों आसान आसान टॉपिक है ये तो। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? हमारी भी दया है ना बच्चे, मैं आज करा सकती हूँ चैप्टर, अभी भी मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास अभी भी इतना टाइम है कि ये चैप्टर पूरा हो सकता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और करेंगे। हाँ, अभी इन द क्लास ऐसे पेजेस नहीं गिनूंगे बच्चे, अपना एवरेज रहता है कि इतना होना चाहिए। कभी तो मैं 2 ही पन्ने पढ़ाऊंगी, फिर उस दिन आप वो दिन भी आएंगे कि अपन एग्जैक्टली 2 पेजेस पढ़ेंगे। अभी नींद आने लगे, पूरा दिन कैसे पढ़ोगे? एनर्जी होनी चाहिए बहुत। सो नहीं पाए क्यों? चलो, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स क्या होते हैं? ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स, एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके? क्लोज्ड एंडेड एट्रीब्यूट्स। बच्चों वैसे तो अपन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इंटरचेंजेबली काम में लेते हैं, गोल्स भी ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स भी, बट जो गोल्स होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड मतलब जिनके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री के बाहर। और ऑब्जेक्टिव्स क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स की आप एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए, एक सीमा के अंदर रहते हुए आप अपना ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो। ऑब्जेक्टिव्स हाँ मतलब किसी भी चीज की सीमा, आपके फाइनेंशियल टर्म्स भी हो सकते हैं, आपका मैन पावर टर्म्स में रहते हुए आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो। और गोल्स आपने सिर्फ सोचा कि मुझे ये चाहिए, चाहे मेरे पास उतना मैन पावर उतना फाइनेंस हो ना हो। एक बाउंड्री गोल्स में डिफाइंड नहीं होती, ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइंड होती। जनरली अपन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इंटरचेंजेबली काम में लेते हैं। गोल की जगह ऑब्जेक्टिव काम में ले सकते हो और ऑब्जेक्टिव की जगह गोल काम में ले सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और ये दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो 1 to 3 इयर्स के लिए बनाया जाता है, और लॉन्ग टर्म मतलब 3 to 5 इयर्स के लिए जो भी बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और गोल्स को बेंचमार्क भी कह सकते हो। बेंचमार्क मतलब बच्चों एक चीज से स्टैंडर्ड, यहाँ तक मुझे पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आपके परफॉर्मेंस टारगेट्स विच organization wants as results or outcomes in a specified period। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको CA इंटर क्लियर करना है।
ये आपका परफॉर्मेंस टारगेट है जो आपको एक रिजल्ट चाहिए। आप अपनी जब मार्कशीट देखो तो उसमें क्या लिखा होना चाहिए, पास, और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में चाहिए, मतलब मुझे इन्हीं 6 मंथ्स में मुझे ये गोल को अचीव करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ उसका मैंने टारगेट सेट कर रखा है, वो टारगेट मुझे एज अ रिजल्ट चाहिए और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद वो मुझे टारगेट चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, विजन और मिशन को अचीव करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों इसमें से एक या दो आप लीव कर सकते हैं, एक या दो ही छोड़ सकते हैं, बाकी सारे याद करने हैं। एक या दो छोड़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स जो मिशन और गोल को अचीव करने के लिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का बेस होता है। ऑब्जेक्टिव लोगों को समझ में आना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए, टाइम फ्रेम से रिलेटेड होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स के अंदर, सीमाओं के अंदर रहते हुए बनना चाहिए। हाँ, कॉन्क्रीट मतलब स्पेसिफिक ही होता है कि एग्जैक्ट यही मुझे अचीव करना है। मोटिवेट, ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो लोगों को मोटिवेट कर सके, जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं? अपन ने पढ़ा था फाउंडेशन में, इकोनॉमिक्स में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वाला जब चैप्टर पढ़ा था। फाउंडेशन में, इकोनॉमिक्स में, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। क्या सोशल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ऐसा कुछ था। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से क्या करने चाहिए, कोरिलेट। अरे पढ़ लो, पढ़ाना तो है मुझे। आप लोग अगर 15 मिनट टाइम पास करोगे, 1 घंटा टाइम पास करोगे तो भी मैं पढ़ाऊंगी। पढ़कर फ्री हो जाओ, मेरे को पढ़ाना है, आपको पढ़ना ही है, तो पढ़ लो, मन लगाकर पढ़ लो। अपन ने इतने सारे तरीके के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, वो सब एक दूसरे से क्या करने चाहिए, कोरिलेट करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रिसोर्सेज के अंदर, सीमाओं में रहते हुए बनने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर मैंने अब किसी को भी बातें करते हुए देख लिया तो मैं एक्चुअली बुक्स बंद करवा कर सुन लूंगी, और नहीं सुनाओगे तो 2 घंटे खड़ा रखूंगी क्लास में। मेरी नहीं होगी तो भी मैं नितिन सर को बोल दूंगी, वो खड़े के ही पढ़ाएंगे आप। तो बच्चे 2 बजे टेस्ट ना, तब तक खड़े ही रहोगे। नहीं, अभी आपके पीरियड के बाद में टेस्ट है। मेरे पीरियड के बाद में सर पढ़ाएंगे, फिर लंच ब्रेक होगा, फिर टेस्ट होगा। तो अब बातें नहीं करनी है, पढ़ना है, बातें नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव के क्या, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए जो मिशन और विजन को अचीव करने में हेल्प कर सके। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का बेस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, सबको समझ में आना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम फ्रेम से रिलेटेड होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए बने, लोगों को मोटिवेट कर सकें, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे से रिलेट कर सकें, और ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए आपका ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। नीड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल।
फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, जबकि स्ट्रैटेजिक का मतलब पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, प्लस कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो कौन से ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक पे या फाइनेंशियल पे? स्ट्रैटेजिक पे फोकस करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव में फोकस किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, जबकि फाइनेंस में किस पे फोकस किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस किया जाता है। चाहे वो स्ट्रैटेजिक हो चाहे फाइनेंशियल हो, दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म मतलब 1 to 3 years, लॉन्ग टर्म मतलब 3 to 5 years। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? 1 to 3 years, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? 3 to 5 years। तो हमने क्या पढ़ लिया? ऑब्जेक्टिव आपके दो तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव आपके दो तरीके के होते हैं। कौन से? स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल। चाहे स्ट्रैटेजिक हो चाहे फाइनेंशियल, दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है? इसमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव आपको लर्न करने, ज़्यादा नहीं करने। हमें प्रॉफिट ज़्यादा करना है, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन गेन करनी है, एम्प्लॉय का रिलेशन, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप। तो इसमें से दो तीन ऑब्जेक्टिव्स को आप लर्न कर लेना, ये आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो 2 to 5 years के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? ये भी 2 या 3 आप लोग लर्न कर लेना। ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको मेजर कर सके, मोटिवेट कर सके, अंडरस्टैंडेबल, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है वही नाम आ गए कि ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ये सारी इसकी क्या है? क्वालिटीज हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमनली स्टेटेड। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है कि मेरे को असेट्स बढ़ानी है, सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये सब। शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए लॉन्ग रेंज का। अगर मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हर साल मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इस साल मेरा 10% प्रॉफिट होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल, रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव के? 2-4 नाम बोलो। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबल, मोटिवेटिंग, कॉन्करिंग, कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऐसा कुछ आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। 2 तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक। फोकस किस पे करोगे ज्यादा? स्ट्रैटेजिक पे। दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लाइक ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा एम्प्लॉइज का अच्छा रिलेशन। उसकी क्वालिटीज क्या होंगी? वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए किसका जैसा? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर द परफॉर्मेंस टारगेट्स जो आपको एज अ रिजल्ट चाहिए एक टाइम पीरियड के बाद। ऑब्जेक्टिव्स विजन और मिशन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को बेंचमार्क भी कहा जा सकता है, जहां तक आपको अचीव करना है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इतना ही पढ़ेंगे आज।